रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, when light ray enters a different medium, then at the interface it changes its direction. What is the basic cause of changing the direction? The basic cause of changing the direction is that velocity in the different medium is different. ये याद रखिए, मुड़ने का कारण क्या है कि दोनों में वेलोसिटी अलग अलग होती है और जो लाइट रेज एंटर करेंगी वो एट एन एंगल एंटर करती हैं। ये ऐसे अगर इस तरह से एंटर करती हैं तो इसके रास्ते में चेंज आ जाएगा एंड दिस विल बेंड आइदर दिस वे और दिस विल बेंड दिस वे, because the velocity in medium 1 and velocity in medium 2 is different. That is because this is the reason. That is because this is the effect कि इसमें आके ये बेंड हो जाएगी। इसके लॉस हमने पढ़े और इससे हमको ये पता लगा कुछ मीडियम में टुवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड होती है और कुछ मीडियम में नॉर्मल से अवे ऐसे बेंड होती है। ऐसे भी मीडियम है, ऐसे भी मीडियम है। एक चीज इसके साथ हमने दूसरी चीजें पढ़ी, दैट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रे। अगर यहां से आने वाली रे इधर आ रही है तो यहां से जाने वाली कंपल्सरी इधर ही जाएगी। दिस इज रिवर्सिबिलिटी लॉस। इसके बाद हमने पढ़ा साइन आई अपॉन साइन आर। ये एक फिक्स रेशियो होता है फॉर द टू मीडियम। ये वही रेशियो है जो दोनों की वेलोसिटी का रेशियो है v1 अपॉन v2। वही रेशियो इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इन वन सेंटेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मोड़ने की ताकत। फिर से रिफ्रैक्शन क्या होता है? दूसरे मीडियम में जाकर मोड़ना, दूसरे मीडियम में मुड़ जाना, ये क्या चीज है? रिफ्रैक्शन। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? दूसरे मीडियम में जब लाइट में जाती है तो दूसरा मीडियम इसको मोड़ता है, उसको मोड़ने की ताकत को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? आंसर है दूसरे मीडियम की है, लेकिन दूसरा मीडियम मोड़ पाएगा कि नहीं मोड़ पाएगा ये इस पर डिपेंड करता है कि पहले किस मीडियम से वो रे आ रही है। अगर पहले उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर मीडियम से आ रही है तो वो नहीं मोड़ता, उल्टी डायरेक्शन में मोड़ देता है, इधर कर देता है। जैसे ये वाली रे ऑलरेडी ग्लास में से आ रही है और इसको हमने वाटर में अलाउ किया, ग्लास में से आ रही है और वाटर में अलाउ किया तो ग्लास इसको टुवर्ड्स दी नॉर्मल ऐसे बेंड नहीं करेगा। कैसा करेगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल इस तरह से करेगा वाटर। क्यों? इसको हम ये बोलेंगे वाटर इज रेयर देन ग्लास। तो जब रेयर मीडियम हो अवे कर देगा, डेंसर मीडियम हो तो टुवर्ड्स कर देगा। ये नियम हमने पढ़ा। ओके, ताकि आपने पढ़ा u32 इज इक्वल टू u3 अपॉन u2, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया फिनोमेना इसमें पढ़ेंगे एंड दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें ध्यान दीजिए ये है क्या? रिफ्लेक्शन। लेकिन इसके लिए हम कुछ चैप्टर में इसको स्टडी कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। ओके, देखिए ये किस तरह से होता है। एक दो मीडियम के बीच में एक इंटरफेस है। ये मीडियम 2, ये मीडियम 1। ओके, अब से ऑप्टिक्स में जब भी हम पढ़ेंगे दो मीडियम के बीच इंटरफेस, एक मीडियम 1 और एक मीडियम 2, हमने एक नियम बना लिया, एक कंसेप्ट, उसको हम लोग आगे हमेशा रखेंगे कि मीडियम 2 हमेशा डेंसर को बनाया जाएगा। मीडियम 2 किसको बनाएंगे? डेंसर। अदरवाइज इट इज नॉट ए रूल, हम जैसा मर्जी बना सकते हैं। लेकिन अपने एक हमने बना लिया सिस्टम कि मीडियम 2 हम इसको क्या करेंगे?
अब rarer to denser, denser to rarer, denser to rarer. Okay. This is rarer. Let's make it medium 1. This is denser. Let's make it medium 2. ये पॉइंट पर हम रिफ्लेक्शन देखते हैं और यहां पर हमने एक रे को इतना एंगल आई बनाते हुए भेजा। दिस इज आई। तो ये डेंसर मीडियम है और डेंसर और ये वाला रेयर है। डेंसर टू रेयर अगर इसमें जाना है तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? हाउ इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। Denser to rarer, it is away from normal. तो ये जो है इस तरह से होगी 1 ओके। अब हमने इसको आई को ज्यादा कर दिया, यानी अब हमने यहां टॉर्च रखी और यहां से ऐसे लाइट भेजी, या यहां और यहां 2 पिन लगाए और इधर से हम इसको देख रहे हैं कि ये 2 पिन की ऐसी रे कहां आ रही है। इस तरह से ये 2 को मिलाने वाली रे कहां आती है, ये हमारा रे को देखने का तरीका है। ओके, इधर से हमने देखा तो अब हमको एक पिन यहां दिखा, दूसरा पिन यहां, और जब हम यहां से देखेंगे तो ये दोनों हमको ऐसे दिखते हैं, मतलब ये वाली रे ऐसे होगी। हमने आई को बढ़ाया, बढ़ ये कौन सा एंगल है? आर हमेशा आई से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये मीडियम कैसा है? रेयर। रेयर मीडियम में आर हमेशा बड़ा, डेंसर मीडियम में आर छोटा होगा। तो एक नियम तो पक्का है कि आर को बड़ा होना ही है। अब हम आई को बढ़ाते चले जाते हैं। ये हमने आई को यहां किया तो यहां पर आई हमें ऐसा मिला, ये आर हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। दिस वाज 2, दिस इज 3। हम देखते हैं आर और भी बड़ा हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया? आई को बढ़ाते चले जाते हैं, आर बढ़ते चला जाता है, दोनों की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो हम 90 पहुंचाना चाहते हैं। पहले 90 कौन पहुंचेगा? आर की आई? आर, क्योंकि आर बड़ा एंगल है। तो वो वाली सिचुएशन सोचिए जब आर ऐसा हो गया है 90, यानी ये रे ऐसे जा रही है, दिस। ओके, तो जरूर आई यहां नहीं होगा, आई भी बढ़ गया होगा। ये इतना आई हो गया तो इसका आर इससे बड़ा होता है, तो आर कितना पहुंच गया? 90 पहुंच गया। ये एक सिचुएशन आई है जबकि आर कहां पहुंच गया? 90। अब इसके बाद क्या होगा? अगर हम आई को और बढ़ाते हैं तो आर को 90 से ज्यादा बढ़ना चाहिए नियम से। अगर उससे ज्यादा वो बढ़ेगा तो इससे ज्यादा बढ़ेगा तो ये कहां आ जाएगा? मीडियम 2 में ही आ जाएगा। तो हमने इसको बढ़ाया। जब हम इसको ऐसे बढ़ाते हैं, ये दिस इज नंबर 5, तो हम क्या देखते हैं? ये ऐसे आ गया नंबर 5। अच्छा, ये 5 का ये यहां ऐसे था, यहां आ गया, लेकिन अब हुआ क्या? इस मीडियम में इंसिडेंट रे है। कौन से मीडियम में? मीडियम नंबर 2। ये वाली रे किसमें है? मीडियम नंबर 2। एक ही मीडियम में अगर रे सरफेस से टकराई और उसी मीडियम में वापस आ गई, इस फिनोमिना को हमने पहले ही नाम दिया, व्हाट डू वी कॉल इट? रिफ्लेक्शन। तो अब ये रिफ्लेक्शन की कैटेगरी से हट गया। अब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। नाउ दिस इज रिफ्लेक्शन। Why we call it reflection? Because it is
यस, रिफ्रैक्शन कब होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा और उसी मीडियम में वापस आया तो इसका नाम रिफ्रैक्शन। तो नाउ इट इज रिफ्लेक्शन। ओके, अब इसके बाद देखिए, जिस मीडियम से हमने इसको भेजा उसी मीडियम में ये वापस आ गया, तो हम क्या करेंगे? मीडियम के बाहर नहीं गया। अगर मीडियम के बाहर नहीं गया तो ये रिफ्लेक्शन उसका इंटरनल हुआ या एक्सटर्नल हुआ? इंटरनल, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमको रिफ्लेक्शन कराने का एक तरीका मिल गया। अब देखिए, मिरर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मिरर क्या होता है? मिरर इज ए पॉलिश्ड ओपेक सरफेस। एक शीट हमने ली सिल्वर की बनी हुई। सिल्वर लाइट को पार नहीं होने देता, लाइट गई तो सिल्वर से टकराई। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है, सिल्वर से टकराई, इसको पार नहीं कर पाएगा, इससे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे बाउंस होके इधर चली। यहां पर जाके उसने 3 एक्शन करने की कोशिश की, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन तो हो नहीं पाया, बाकी क्या क्या बचा? एब्जॉर्प्शन और यस, थोड़ी सी एब्जॉर्ब हुई। क्यों? क्योंकि इसने जाके इसको हिट किया, हिट करने से इसकी कुछ एनर्जी लॉस हुई और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई बाकी एनर्जी लेकर। थोड़ी सी एनर्जी लॉस हुई, क्यों? क्योंकि उसने कोलाइड किया, हिट किया सरफेस के साथ। उसके बाद रिफ्लेक्शन के नियम से, जैसे कैरम बोर्ड में रिबाउंड होता है, वैसे ये भी रिबाउंड हो जाती है लाइट। मिरर की बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए, ये वाली लाइट जब यहां पर आती है तो ये वाला, ये जो मीडियम है, मीडियम 1, क्या इसने इस लाइट को अंदर घुसने से इनकार किया? उसका नेचर कैसा है? ट्रांसमिटेड है या नहीं है? है, वो तो लाइट को जाने देता था, पहले भी जाने देगा, तो इसने उसको ट्रांसमिशन ही अलाउ करता है, जबकि मिरर क्या करता है? ट्रांसमिशन अलाउ नहीं करता है। तो अगर मिरर ट्रांसमिशन अलाउ नहीं करता तो वहां पर लाइट को स्ट्राइक करना पड़ता है, इसलिए इसको स्ट्राइक नहीं किया। ये दूसरा ही फिनोमिना है, इसको इससे टकराना नहीं पड़ा, बिना टकराए यहां से फिसल कर ये ऐसे आ गया, ऐसा मान लीजिए। टकराना क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये मीडियम कैसा है? डेंसर, और ये कैसा है? रेयर। ये तो वैसे ही तैयार है कि अगर लाइट आ जाएगी तो आ जाए, ये उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता, उसको अपोज नहीं कर सकता है, ऐसा मीडियम है। बात समझ में आ रही है? जैसे ये ग्लास है और ये एयर है, तो ग्लास से अगर लाइट जा रही है तो एयर उसको नहीं रोकने वाली है, आ सकती है, तो उसके बाद भी वो लाइट उसमें नहीं है। रिफ्लेक्शन हुआ और इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन हुआ कि इसी में मुड़ गई। तो क्या नहीं हुआ? आंसर है एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। एब्जॉर्प्शन क्यों होता था? लाइट टकराती थी, जोर से टकराई, आगे नहीं बढ़ पाई तो रिफ्लेक्ट हो गई। एक बार टकराई, इसने पुश किया, रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन हो गई, एनर्जी वेस्ट हो गई। यहां पर वो चीज नहीं हो रही। ये दूसरा ही फिनोमेना हो रहा है कि लाइट यहां गई, स्लिप हुई और स्लिप होके ऐसे आ गई, तो इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, या होता भी है वो बहुत कम होता है। जैसे उसमें रिफ्लेक्शन में 100 एनर्जी गई, टकराई और वापस आ गई 80 वापस आ गई। 80 इज गुड इनफ, हमको एकदम साफ साफ दिखता है। 100 से 80 आ रही है इंटेंसिटी, इट इज गुड इनफ। इसमें क्या होता है? 100 टकराई है, 98 इधर आ गई, 98 सिर्फ कितनी है? 100 बहुत कम, या 99 आ गई। हमारे लिए 99 क्या है? ऑलमोस्ट फुल। तो इस तरह से हमें रिफ्लेक्शन में यहां पर जो लाइट मिलती है, ये एनर्जी कैसी होती है? जितनी एनर्जी थी टोटल की टोटल एनर्जी यहां हमको वापस मिली। कितनी एनर्जी मिली? टोटल एनर्जी मिली, तो वो चीज हमने इसके नाम में लगा दी। सो व्हाट इज दिस फिनोमेना? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को
हमने कैसे नाम दिया? तो आंसर है कंडीशन इसकी क्या बनी? कंडीशन ये बनी when a light ray travels from a denser to a rarer medium. From denser to rarer. This is condition number 1. Denser to rarer medium. अच्छा, दूसरा, पहले जब डेंसर टू रेयर जा रही थी तब तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, एक पर्टिकुलर एंगल के बाद रिफ्लेक्ट हुई। इसका ये मतलब है आई की वैल्यू एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा होनी चाहिए, उस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। सो सेकेंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी more than critical angle. Should be more than critical angle. Critical angle यहां पर था this एंगल नंबर 4, ये वाला जो एंगल था जिसकी करस्पॉन्डिंग रे कहां से जा रही थी? अराउंड द सरफेस, जिसका करस्पॉन्डिंग आर कितना था? 90। और ये है क्रिटिकल एंगल, दिस इज एंगल नंबर 4। ओके, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। ये दोनों शर्तें अगर पूरी होती हैं, एक और चीज जो इससे भी पहली शर्त है, दैट देयर शुड बी ए कंडीशन ऑफ टू मीडियम्स, और ये दोनों मीडियम कैसे होने चाहिए? ये दोनों ट्रांसमिशन वाले मीडियम होने चाहिए, यानी दोनों में लाइट मूव करना अलाउ होना चाहिए। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो देयर शुड बी टू ट्रांसपेरेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। इसी में ये क्लियर होता है, देयर इज ए सेट of two transparent medium. तो सेट ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम ही होना चाहिए। अगर इसके इधर हमने कोई दूसरी चीज लगा दी, लोहे का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, तो ये नहीं आएगा। देखिए, ऐसे में ये जो लाइट जा रही है ये इधर नहीं जाती, इधर आ रही है, तो हम ये कहते हैं कि जब इसको इधर जाना ही नहीं है तो मैं यहाँ टुकड़े का टुकड़ा रख दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? उसको तो जाना ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक टुकड़े का टुकड़ा रख दिया। जैसे ही रखा तो क्या देखा? ये इधर आना बंद हो गया, ये लाइट गई और टुकड़े के टुकड़े का यहाँ पर टुकड़े का टुकड़ा चमकना शुरू हो गया, यानी वो यही एब्जॉर्ब हो गई और इधर आनी बंद हो गई। तो पहली चीज क्या है कि दोनों मीडियम कैसे होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसका इंटरफेस होना चाहिए। दिस इज अ मस्ट, याद रहेगा। सो इसको हम कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3। ठीक है, तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर आप इसके तीनों शब्द याद रखते हैं तो तीनों की कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रहेगी। रिफ्लेक्शन क्यों है? बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, ये पहले शब्द का मतलब। इंटरनल क्यों? बिकॉज इट इज इन द सेम मीडियम। ठीक है, उसके बाद टोटल क्यों? टोटल इज रिलेटेड टू एनर्जी, की पूरी एनर्जी उसकी रिफ्लेक्शन के बाद हमको मिलती है, दैट इज व्हाई इट इज टोटल। तो दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसको हम स्टडी करते हैं। हमने क्या लिखा है? इट शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है उसको थोड़ा सा अलग से आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। क्रिटिकल एंगल, when the light is passing from denser to rarer medium, there is the angle of incidence. इसको नोट कर लीजिए।
when the light is traveling from denser to rarer medium, light is traveling from denser to rarer medium, there is a value of incident angle. There is a value of incident angle for which angle of refraction is 90 degree. For which angle of refraction is 90 degree. This angle of incidence is called critical angle. This angle of incidence is called critical angle C. इसका नोटेशन हमने बना दिया C. Okay. If angle of incidence increase beyond C, then the ray reflect in the same medium. And this phenomena is called total internal reflection. This phenomena is called total internal reflection. Okay. Now we will study one very important thing: relation of this C with refractive index. देखिए, in this particular condition, when I is equal to C, जब एंगल I C के बराबर है तो बताइए एंगल R कितना होगा। यही हमने डेफिनेशन बनाई कि जब R 90 है तो I किसके बराबर है? C. Okay. In that case, mu of, यहां पर मोड़ने का काम कौन सा मीडियम कर रहा है? 1 की 2। यहां से इंसिडेंस किसमें है? डेंसर में मीडियम नंबर 2। रिफ्रैक्शन किसमें हो रहा है? मीडियम नंबर 1 में। तो म्यू किसका है? साइन आई अपॉन साइन आर, मीडियम 1 होगा। सो दिस विल बी म्यू ऑफ 1 विद रेफरेंस टू 2। ये लिखने का तरीका समझ आया कि 1 पहले क्यों आया? मोड़ने का काम कौन कर रहा है? मीडियम 1। सो दिस इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। सो म्यू 1 2 इज इक्वल टू साइन सी अपॉन साइन 90। साइन 90 इज इक्वल टू 1। So mu 1 2 is equal to sin C. ओके, लेकिन mu 1 2 किसका म्यू है? फर्स्ट, जो कि रेयर मीडियम है, और नॉर्मली रेयर मीडियम हम देते हैं एयर। अगर एयर को रेयर मीडियम लेंगे तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम इंटरेस्टेड किसमें हैं? ये वाले डेंसर मीडियम कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन हमको चाहिए सी के साथ। तो हमें चाहिए म्यू ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रेफरेंस टू मीडियम नंबर 1। और ये रिश्ता हम पढ़ चुके हैं, म्यू 1 2 और म्यू 2 1 का क्या रिलेशन होता है? इक्वल्स टू ईच अदर। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 upon sin C. What is this? Critical angle.
और एक छोटा सा रिलेशन, C बड़ा होगा तो साइन कैसी है, साइन C बड़ी होती जाएगी तो म्यू कैसा होता जाएगा, छोटा। फिर से उल्टा, अगर म्यू ज्यादा है तो C कैसा होगा, C कैसा होगा, छोटा। फिर से ये देखिए, मीडियम 1 में हम ऐसा करते गए, ये वाला जब एंगल मिला तो ये ऐसा है, दिस इज मीडियम 2, ओके। मीडियम 3 में हमने किया तो मीडियम 3 में हमने इतना ही आई बनाया, ये सिर्फ ये वाला आई बनाया और इसकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसी हो गई मीडियम 3 में। तो इसका म्यू ज्यादा है, 2 का या 3 का। फिर से 2 में हमने ये इंसिडेंट बनाई थी, ये रिफ्लेक्शन आ गया, 3 में ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्शन है, तो म्यू 2 का ज्यादा है या म्यू 3 का ज्यादा है, विच हैज गॉट हायर म्यू। ओके, थोड़ा सा शांति से कनेक्ट करिए। यहां अभी आपने पढ़ा जिसका C छोटा उसका म्यू, अब बोलो यस, 3 का म्यू ज्यादा बड़ा है, समझ में आया? तो इससे फिगर से पहचान के रखिए, जिसका म्यू ज्यादा होगा उसको आप छोटा सा आई दीजिए, वो पूरा बोल देगा, और जिसका म्यू कम है उसको हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, आई बहुत ज्यादा टेढ़ा करना पड़ेगा, तब जाकर वो आपको 90 बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत कम बोलने की। इसने यहां से इतना मोड़ दिया और इसने सिर्फ इतना मोड़ा, तो किसने ज्यादा मोड़ा आप देखिए, समझ में आता है? नंबर 3 वाले का रेट ज्यादा होती है तो किसकी ताकत ज्यादा है, 3 वाले की ताकत ज्यादा। समझ आया? रिवर्सिबिलिटी से अगर हम देखें, रिवर्सिबिलिटी से तो इसको अगर इंसिडेंट में बनाएंगे तो मीडियम 2 में यहां आएगी, मीडियम 3 में यहां आएगी। किसने ज्यादा हो गया, 3 ने ज्यादा होगा, 2 ने रिवर्सिबिलिटी में ये डायरेक्शन में आ रही थी, 2 ने इतना मोड़ा और 3 ने इतना ज्यादा मोड़ दिया। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ पिक्चर कि जिसका म्यू ज्यादा होता है उसकी मोड़ने की ताकत ज्यादा है, इसलिए उसका सी तो ये है, सी उसका ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, थोड़े से सी में ही वो मोड़ देता है। इज इट क्लियर? कुछ आया समझ में? नहीं, आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, तो ओके, ये है क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल और इसका रिलेशन आपने देखा, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा नोट करिए। हमारे आसपास जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, and this is 48.75 degree. Glass, ओके, ग्लास की 2 वैरायटी होती है, ये हम लोग लेते हैं और क्राउन ग्लास, और एक होता है फ्लिंट ग्लास। Crown glass is 1.52 and this is 1.6. Flint glass थोड़ा सा ज्यादा डेंसर होता है, इसकी ताकत ज्यादा होती है बोलने की।
ओके, तो एंगल में थोड़ा डिफरेंस आएगा 41.14 और उसका आएगा 37.31 और उसके बाद एक और स्पेशल मीडियम दैट इज डायमंड. Diamond has got refractive index 2.42 and its critical angle is 24.41. ओके, ये ग्लास है. इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है? क्राउन, मान लीजिए ऑर्डिनरी ग्लास जो हमारे आसपास है सब क्राउन ग्लास है, तो क्राउन ग्लास का एंगल कितना होता है? 41.14. तो यहां से इधर से हम नापते हैं नॉर्मल से 41.14. यहां के अंदर की जितनी रेज हैं ये सब रेज, ये वाले बाहर जाएंगी कि इसी मीडियम में जाएंगी? सब कहां जाएंगी? बाहर. और ये 41 वाली कैसी जाएगी? ये 90 डिग्री बनाती हुई इस तरह से, और ये 41 तक जितनी भी हैं ये सब ऐसे गई और यहां से इधर चली ऐसे. ओके, इसके बाद ये एंगल कितना है? तो आंसर है ये एंगल है 49. ये टोटल कितना था? 90. उसमें से अगर हमने 1 डिग्री पर एक रे भेजी, मान लीजिए 90 रेज हम भेज रहे हैं, तो 41 रेज जो जाएंगी वो कहां चली जाएंगी? बाहर. ये यहां पर इस तरह से, यहां से लेके यहां तक कितनी रेस गई? 41. 41 के बाद वाली जो रेस हैं उनका क्या होगा? इसी मीडियम में वापस आ जाएंगे. कितनी? 49 इसके अंदर वापस आए. अच्छा, अब एक चीज याद रखिए, 41 वाली रेट ये है, 42 वाली रेट ये बहुत स्पेशल है. 42 वाली रेट यहां पर होगी या यहां पर होगी? रे नंबर 42 ये दिस 42 डिग्री. 41 वाली यहां गई थी 41, तो ये 42 है या ये 42 है? ओके, तो आंसर लिखिए. जैसे ही ये यहां से अंदर आई, ये रिफ्रैक्शन है कि रिफ्लेक्शन है? रिफ्लेक्शन. और रिफ्लेक्शन के लॉस क्या होते हैं? I इक्वल टू R. तो अगर I 42 है तो R भी कितना होना पड़ेगा? 42. तो यहां से हमने नापा 42, यहां लेस देन 45, 42, तो ये वाली नहीं. तो देखिए 41 वाली कहां जा रही थी? यहां. 42 वाली कहां जा रही है? यहां. तो यहां कौन है? यहां पर कौन है? देखिए 45 कहां है? ये इधर से 45, ये इसका नंबर क्या है? 45. ये कितनी बनाएगी? नॉर्मल से 45 है. ये तो 42 था, ये रही 45, ये रही 60. ये कितना बनाएगी? 60. ये रही 60. देखिए 42, 45, 40, 60, 70, 80, 90 इधर से
समझ में आया? फिर से यहां से हमने 90 रेज को भेजा, 41 तक जो रेज थी वो कहां चली गई? बाहर। 41 से लेके 90 तक वाली जो रेज थी वो कहां गई? इस एरिया में। 42 यहां, 45 यहां, 60 यहां, 70 यहां, 90 यहां। ठीक है? कहां लाइट नहीं पहुंची? यस, ये वाले एरिया में कोई लाइट नहीं। ठीक है? तो यहां पर ये सब रिफ्लेक्शन हुआ। ये एक चीज समझ में आई कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होगा, ये हमारा टोटल सीन बनेगा। इज इट क्लियर टू यू? ओके, अगली चीज देखिए, 90 में से कितनी रेज रिफ्लेक्ट हो गई ग्लास के अंदर? 49। ग्लास के अंदर 49 आई और 41 कहां चली गई? बाहर। आधी लाइट बाहर और आधी लाइट अंदर। टोटल ट्रांसमिशन नहीं हुआ, जबकि ग्लास कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। लेकिन आपने देखा ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। टोटल 45, 46 तो अंदर आ गई, 49 अंदर आ गई, 41 बाहर चली गई। ठीक है, अब एक दूसरी चीज देखिए, ये हमने एक डेंसर मीडियम लिया और ये डेंसर मीडियम का नाम है डायमंड। डायमंड। अब बताइए, यहां से फिर हमने 90 रेज भेजी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 90 रेज भेजी है। कितनी बाहर जाएंगी और कितनी रिफ्लेक्ट होंगी? क्रिटिकल एंगल कितना है? 24। ये 24 डिग्री, 24 ये। तो यहां से यहां तक कितनी रेंज है? 24। ये सब की सब ऐसे बाहर चली। लास्ट जो इसके साथ गई वो कितने डिग्री वाली है? 24 डिग्री वाली है। अभी इधर कितनी बाकी है? 66। वो कहां जाएंगे? 66 रिफ्लेक्ट होके अंदर, इधर 66 और इधर कितनी आएंगी? तो डायमंड पर अगर हम पूरी लाइट डालते हैं तो कितनी लाइट को अपने अंदर वापस कर देता है? 66। जबकि ग्लास ने कितना किया था? 49। ठीक, तो डायमंड 66 अपने अंदर ले लेता है। इसका हम क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पावर डायमंड की ज्यादा है। क्यों? उसका म्यू ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी ज्यादा करता है। अब हमने क्या किया? डायमंड मटेरियल लिया, उस मटेरियल का जो हमारे पास गोला था उसको ऐसा छिला, छिल के उसके प्लेन बनाए और उसके प्लेन इस तरह से बना दिए। हर एंगल 120, 120, 120 बनाया। उसके बाद ऊपर की तरफ भी वर्क ऐसे, ये और ऐसी शेप, वन 120, यहां से ऐसी शेप 120, 120, इधर से 120, 120, सब तरफ से ऐसी शेप बनानी। ये डायमंड की शेप। अब कहीं से भी लाइट एंटर होगी, कहीं से भी लाइट एंटर होगी तो इसने एंटर तो करा दिया ये, और ये एंगल ज्यादा चांसेस क्या है कि 24 डिग्री से ज्यादा हो। अगर ये एंगल 24 से ज्यादा हो गया तो ये लाइट बाहर जाएगी कि अंदर? अंदर आ जाएगी। तो मोर देन 24 ये अंदर आ गई ऐसे। अब ये वाला एंगल हमने इतना ज्यादा दिया है कि ये एंगल ऑटोमेटिकली नॉर्मल के साथ वाला एंगल कितना बन जाएगा? मोर देन 24। तो फिर ये क्या हो जाएगी? अगर टेढ़ी है तो नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो ऐसे स्लिप हो जाएगी। ये तो ये लाइट इसके अंदर फंस गई।
इस तरह से इसके अंदर वो घूमते रहती है, क्योंकि हर बार उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है। ये डायमंड में होता है, क्यों? क्योंकि डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है, सिर्फ 24, और हर बार उसका कट हम ऐसा बनाते हैं, ये वाला एंगल इतना ज्यादा बनाते हैं कि ये एंगल मोर देन 24 हो ही जाता है। ठीक है, इसकी आप ज्योमेट्री करके देखेंगे कि जैसे आप ये एंगल को बड़ा करते जाएंगे, ये एंगल भी ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाएगा। देख करके देखिए, इसको और ऐसा दबाइए, ये एंगल और बड़ा हो जाएगा। इस तरह से ये एंगल बड़ा होता है। दिस इज अप्रोचिंग 90, इस तरह से ये देखिए, ये एंगल कितना होता है सबको मालूम है, ये एंगल 90 होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसा कट लगा देंगे, ये यहां से इस तरह से, तो ये लिटिल लेस देन 90 हो जाएगा, लिटिल लेस देन 90, 80, 70, 80, 70, उसका आधा कर दो। ओके, अगर ये 80 और 70 है, इट इज मच लार्जर देन 24, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड में ज्यादा होता है। तो उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट ये है दैट लाइट स्पेंड्स मोर टाइम इनसाइड द डायमंड। कहीं ना कहीं लास्ट में जाके एक आध बार ऐसा होता है कि उसका एंगल 24 से कम हो गया, तब क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है, निकल गई, लेकिन निकलने के पहले 10 बार, 20 बार, 50 बार रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसने ज्यादा टाइम कहां बिताया? डायमंड के अंदर। तो जब भी हम डायमंड को देखते हैं, हमको चमकता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बाकी जगह से ज्यादा लाइट उसके अंदर अरेस्ट है। दिस इज द रीजन व्हाई डायमंड स्पार्कल। समझ में आया कि डायमंड के अंदर लाइट किस तरह से अरेस्ट होती है। फिर से, व्हाई द डायमंड स्पार्कल्स मोर? फिजिक्स में हमको इसके आंसर किस तरह से दे रहे हैं? Which phenomena is responsible for sparkling of diamonds? Total internal reflection. Okay, explain why diamonds sparkle more. Answer: because its critical angle is very small, and we cut it in such a special way that the angle of incidence is always larger than critical angle, so that light is always reflected inside it. In this process, light spends more time within the diamond than outside. It spends more time than it will spend in glass. ग्लास में कम टाइम स्पेंड करेगी, डायमंड में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी। तो दोनों को आजू बाजू रखेंगे तो कौन सा चमकता हुआ दिखेगा? डायमंड ज्यादा चमकता हुआ। रीजन समझ में आता है व्हाई डायमंड स्पार्कल्स? ठीक है, तो ये रीजन होता है। तो डायमंड ऐसे ही घटना नहीं होता, इट हैज गॉट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो दैट इज व्हाई स्पार्कल्स। तो फिनोमिना समझ में आ गया आपको। दूसरा, वेरी इसमें दो चीजें डायमंड में रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1, इट शुड हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होना चाहिए। दूसरा, इसका कट कैसा होना चाहिए? वी शुड हैव ऑप्टिमम एंगल, ये बहुत जरूरी है। ये आप देखें, अगर इसका कट हमने ऐसा कर दिया कि डायमंड को ऐसा काटा, तो जो भी लाइट ऐसे आई, दिस एंगल इज स्मॉलर देन 24, तो ये क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है कि ये वाला एंगल बड़ा हो। और उसके लिए क्या जरूरी है? देखिए, यहां से ऐसे लाइट आई और ये ऐसे चली, इसने इसको ऐसे रिफ्लेक्ट किया, पर ये एंगल 24 से ज्यादा नहीं होता। ये 24 से ज्यादा कब होता? देखिए, ये जो दोनों हमने कट लगाए हैं, ये कट अगर हमने ऐसे कर दिए, ये लाइट है नॉर्मल से ऐसे करें। अब ये जो अगला एंगल ऑफ इंसिडेंट बना, दिस हैज टू बी लार्ज। ज्योमेट्री हमारी बताती है दिस हैज टू बी लार्ज, तो ये एंगल और बड़ा है। अगर ये ऐसी नोक होती तो नहीं आता। तो इसके अंदर लाइट अरेस्ट होती है, उसकी एक बड़ा रीजन, उसका एक बड़ा रीजन क्या है? द एंगल ऑफ कटिंग।
एंगल ऑफ कटिंग। तो हीरे का तराशना बहुत इंपॉर्टेंट है। तराशना मतलब ये सारे एंगल बड़े बड़े बना, ताकि लाइट कहीं से भी गिरे उसके अंदर जाके उसका इंसिडेंट रे का एंगल मोर देन 24 होना चाहिए। सो डायमंड शुड हैव गुड प्रॉपर्टीज। अब अगर एक बड़े अच्छे ज्वेलरी को, बड़े अच्छे तराशने वाले को, कटिंग करने वाले को आप ग्लास दे दीजिए, उसको भी वो वैसा ही काटेगा, लेकिन वो ग्लास चमकेगा। क्यों नहीं चमकेगा? हाँ, क्योंकि उसका व्यू कम। ठीक है। नॉर्मली दिस इज द एग्जांपल व्हाट आई गिव टू पेरेंट्स, कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं उनका अपना एक व्यू होता है। हम सबको एक जैसा ही काटते हैं, तो हमको एक जैसा ही तराशेंगे, कोई चमकता है कोई नहीं चमकता है। यू अंडरस्टैंड द रीजन? ठीक है। तो उसके पास अपना इंटेलिजेंस होना जरूरी है, उसकी अपनी ताकत व्यू की जरूरी, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या काटने वाला भी इंपॉर्टेंट है? नहीं। अगर वो 120 नहीं काटेगा तो आप जितना भी व्यू ले आइए, रेज बाहर चली जाए, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? लेकिन सिर्फ काटने वाले पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस, व्यू, ताकत, अपनी ताकत चाहिए। तो दोनों चीजें हमको चाहिए कॉम्बिनेशन में, तब जाकर डायमंड चमकता है। Okay, so this is the reason for that. Another very important application for total internal reflection is we are using in communication, and that is a small cable to carry out signals. This we call optical cable. और optical cable का phenomena अभी बहुत ज्यादा important हो रहा है और बहुत ज्यादा famous हो रहा है। Okay. What is optical cable or optical fiber we will call it? देखिए ये ग्लास है, ग्लास बहुत पतला, जैसा हमारा बाल होता है, एक बाल के जितना, उससे भी पतला एक स्ट्रैंड हमने बना दिया। जब ग्लास का इतना पतला स्ट्रैंड बनाते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि वो धागे जैसा हो जाता है, फ्लेक्सिबल, उसको हम तोड़ नहीं सकते, टूटेगा। अदरवाइज ग्लास रॉड आपको मालूम है, मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, पर ये ग्लास बहुत डिग्री तक हो सकता है। क्यों? बहुत पतला हो चुका है। एनीवे, तो ये एक बहुत पतला ग्लास हमने स्ट्रैंड लिया और इस स्ट्रैंड के चारों तरफ इधर एक दूसरा मटेरियल, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला इसके ऊपर चढ़ा है। वो इसके चारों तरफ ऐसे फैलता है। ये लेयर किसकी है? This is the second transparent medium which has got less refractive index. अब यहाँ पर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, one is the glass and other is the jacket. ये जो इसके ऊपर हमने बनाया है, ये ग्लास, और ये इसके ऊपर का this is रेजर मीडियम। ये बहुत पतला है, मैंने डिजाइन के लिए फोटो बनाया है। इसके सामने हमने लाइट चलाई, यहां से अगर लाइट जाती है तो इसकी रे कैसे गई? ये रे जाती है स्ट्राइक। अब एंट्री बड़ी छोटी है और यहां पर हमने लाइट रखी, यहां से जो रे जाएगी ऐसे, यहां पर नॉर्मल बनाया। ये एंगल कितना होगा? Is it approaching 90 or is it approaching 0? It is approaching 90. बहुत बड़ा एंगल बनेगा। देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसी टेबल है और ऐसे ही लाइट जा रही है, ऑलमोस्ट पैरेलल, इससे थोड़ी सी नीचे, 5 डिग्री नीचे, 10 डिग्री नीचे, बस। तो बाकी एंगल यहां आ गया। हाउ मच इज दिस एंगल? 80, more than 80, 90 के करीब, इतना एंगल है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना भी हो, दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस
ये एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है 90, उससे बड़ा तो होगा नहीं इंसिडेंट एंगल। तो ये एंगल कैसा होता है? इट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, मच मोर देन द क्रिटिकल एंगल। ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्रिटिकल एंगल कितना होता है 45। अगर हम यहाँ पर एयर नहीं लेते हैं, एयर की जगह दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, तो U2/U1 हमने किया, हो सकता है कि 41 से बढ़ के हो गया 70। कितना एंगल चाहिए रिफ्लेक्ट होने के लिए 70। लेकिन हमने टेक्निक ऐसी बनाई है कि ये तो लिया एकदम पतला और यहां से लाइट खींची, तो ये एंगल हमेशा 85 के ऊपर बनता है। अब 70 हो 60 हो कुछ भी हो, ये एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल हो गया। अगर ये मोर देन क्रिटिकल हो गया तो दूसरे का क्या होगा? इट विल रिफ्लेक्ट विद दिस सेम एंगल, ऐसे रिफ्लेक्ट हो। दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज ट्रांसवर्सल। ये दोनों एंगल इक्वल है 80 के, तो ये भी कितना होगा 80 ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये भी होगा इट इज आल्सो अगेन लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, तो फिर ये यहां से ऐसे नहीं निकल पाएंगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम है पर नहीं निकल पाती बिकॉज द एंगल इज लार्जर देन क्रिटिकल एंगल, सो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड द सेम प्रोसेस गोज ऑन। ये ऐसे 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 चलती चलेगी, चलती चली जाएगी, बहुत दूर तक चली जाएगी। कितनी दूर चली जाएगी? तो आंसर है रायपुर से यहां तक आ जाएगी। अगर हमने ये केबल डाली तो उसमें रिफ्लेक्ट होते होते आ जाएगी। और टोटल शब्द क्या बताता है? एनर्जी नो लॉस। तो ये बड़े आराम से एनर्जी को ले आते हैं। फिर भी थोड़ा सा लॉस होता 1% 2%, ठीक है। तो थोड़ा सा जो लॉस होता है, हम 2-4 किलोमीटर चलने के बाद, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलने के बाद इसको एनर्जी देते हैं। वी विल स्टडी अबाउट एम्पलीफायर्स, एम्पलीफायर लगा के इसको फिर से एनर्जी देते हैं अगेन 200 किलोमीटर। इस तरह से ये ट्रांसमिशन करती है एंड दिस दैट इज एनर्जी। तो एनर्जी में सिग्नल होते हैं, एनर्जी में वाइब्रेशन होते हैं, एनर्जी में ऑसिलेशन होते हैं। तो ये ऑसिलेशन वाइब्रेशन साथ के साथ हम लेकर आ जाते हैं। जिसमें है ऑसिलेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेलीफोन, जिसमें है वाइब्रेशन ऑफ टेलीविजन, जिसमें है वाइब्रेशन ऑफ कंप्यूटर डाटा। सब चीजें इससे कैरी हो जाती है। सो दिस इज आवर फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। और ऐसे बहुत सारे फाइबर मिलाकर जो बनता है जैसे ऑप्टिकल केबल। तो एक इतनी मोटी ऑप्टिकल केबल, इसके अंदर ऐसे 1000 पेयर, ये इतना पतला 1000 टेलीफोन लाइन उससे चल सकती है, इतनी सी केबल। तो और इसकी फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। सो व्हेन वी स्टडी अबाउट ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन में हम लोग उसको पढ़ेंगे बैंडविड्थ। थोड़ा सा हमने पढ़ा है बैंडविड्थ के बारे में, फिर से कम्युनिकेशन में और ज्यादा पढ़ेंगे। तो इसकी टोटल बैंडविड्थ इतनी ज्यादा होती है लाइट की कि इस बैंडविड्थ में हम लोग बहुत सारे सिग्नल एक साथ ले जा सकते हैं। जैसे अगर मेरा ये एक लेक्चर हम एक कंप्यूटर से अपलोड करें, डाउनलोड करें, एक से दूसरे डिस्क में ट्रांसफर करें, इट टेक्स अराउंड से 500 GB डाटा ट्रांसफर करने के लिए इट टेक्स 5 आवर्स इन माय कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि हम एक मेटल की केबल लगाते हैं। इफ इट्स अ वेरी गुड कंप्यूटर, एप्पल का कंप्यूटर है और उसमें हम बिल्कुल तार बीच में छोटी से छोटी कर देते हैं, बीच का कनेक्टर बहुत छोटा कर देते हैं। इवन देन इट टेक्स 1 आवर और 1.5 आवर, उतना देर लगता है 500 GB डाटा जाने में। लेकिन अगर हम ऑप्टिकल फाइबर लगाते हैं, इट टेक्स फ्यू मिनट्स, 5 मिनट के अंदर 500 GB पार हो जाता है। इट इज सच ए ब्रॉड बैंड, इतनी ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है और
लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी का रेंज रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी से 10⁶ ज्यादा होता है, 1,00,000 गुना ज्यादा। तो इतनी ज्यादा इनकी पावर होती है लाइट की ओवर एंड अबव रेडियो वेव। और रेडियो वेव से हमारा मोबाइल चलता है। हम लोग जानते हैं 2G से 3G ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 3G से 4G ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कुछ भी नहीं है, ऑप्टिकल के सामने सब बच्चे हैं। ऑप्टिकल की विड्थ इतनी ज्यादा होती है। मेरे सामने चार्ट नहीं है, इफ यू रिमेंबर कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। किसी को याद है? 10⁻⁴ नैनोमीटर सबको याद है। लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 400 to 700 नैनोमीटर, 10⁻⁹ ओके, 100 वाला और मिला दिया तो 10⁻⁷। 10⁻⁷ अगर उसकी वेवलेंथ है तो वेलोसिटी के डिवाइड करिए, 10⁸ से 10⁻⁷ को डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 10⁻⁵। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है लाइट की? 10⁻⁵ to 10⁻�XVI, कितनी ज्यादा। और हम लोग जिस पर काम करते हैं माइक्रोवेव, मेगाहर्ट्ज, और उससे ज्यादा हम काम करते हैं 10⁹ ज्यादा से ज्यादा। और लाइट का टाइम कितना बताया था? यस, इतना ज्यादा अंतर है। 10⁹ और 10⁻�XVI कितना डिफरेंस है? 10⁷ 10 लाख गुना। ये इसकी वैल्यू होती है, टेक्निकल चैप्टर है। तो ये इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, इतने सारे सिग्नल एक साथ को कैरी करके ले जा सकती है। सो दैट इज व्हाई ऑप्टिकल फाइबर इज द फ्यूचर। ये ऑप्टिकल फाइबर का फंक्शन है। ऑप्टिकल फाइबर में कुछ खास चीजें देखिए। फिर से, अगर एक ऑप्टिकल फाइबर के साथ, ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, इसके साथ मैंने दूसरा ऑप्टिकल फाइबर रख दिया, ये ग्लास, ये दूसरा ग्लास, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, इसने काम करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि यहां से ये ऐसा गया, ग्लास के बाद ग्लास मिला, इज देयर एनी चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नो चेंज। तो ये लाइट है किसमें? दूसरे फाइबर में चले। समझ में आया? इसलिए दो फाइबर को हम ऐसे ही करके मिलाकर नहीं रख सकते। तो क्या करें? दोनों के बीच हमने रबर लगा दिया, प्लास्टिक लगाया, फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बंद। क्यों बंद? मैंने आपको रीजन बताया था। ये ग्लास के ऊपर अगर हम प्लास्टिक लगा देंगे, प्लास्टिक, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन नहीं है। प्लास्टिक इज नॉट ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। हमको क्या क्रिएट करना है? ए सेट ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, वन इज डेंसर, वन इज रेयर। तो प्लास्टिक तो ट्रांसपेरेंट है, इसलिए प्लास्टिक नहीं चाहिए हमको, दूसरा मीडियम ट्रांसपेरेंट ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं? ग्लास का एक स्ट्रैंड लिया, उसके ऊपर नायलॉन जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। आपने देखा ना प्लास्टिक शीट जो आपका पॉलीथीन इज ट्रांसपेरेंट। तो ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर पॉलीथीन रख दिया। अब ग्लास और पॉलीथीन के बीच की सरफेस क्या बन गया? इंटरफेस। दूसरे को भी ऐसे ही किया, ग्लास के ऊपर पॉलीथीन। अब आपने उन दोनों को ऐसा रख दिया। अगर अब ऐसा रखा तो ये बीच में कौन है? पॉलीथीन। ये अब देखिए, ग्लास से आया, पॉलीथीन से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर यहां ग्लास में गया, पॉलीथीन से रिफ्लेक्ट हो गया, ये यहां ग्लास में गया, पॉलीथीन से रिफ्लेक्ट, ग्लास में गया, पॉलीथीन से। अब दोनों अपना अपना सिग्नल लेके चल रहे। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीथीन होता है। अगर पॉलीथीन की जगह प्लास्टिक होता तो भी नहीं चलता, ग्लास के साथ दूसरा ग्लास जोड़ देंगे तो भी नहीं चलेगा। बीच में डिफरेंट मीडियम, रेयर मीडियम होना जरूरी है। इस तरह से बहुत सारे ऑप्टिक्स के फाइबर मिलाकर एक ऑप्टिकल केबल बनता। ओके, अब ऑप्टिकल केबल की इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट डज इट कैरी? इट कैरीज एनर्जी, बिकॉज लाइट वेव इज एनर्जी, लाइट वेव इज एनर्जी, इट कैरीज एनर्जी। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज है
कि यहां पर जो हमारी एंगल की रिक्वायरमेंट है, दिस रिक्वायरमेंट इज क्वाइट लार्ज। क्यों? क्योंकि ग्लास टू पॉलीथीन म्यू बहुत कम होता है। अगर म्यू कम होगा तो सी थोड़ा हाई हो जाएगा, तो फिर 70 डिग्री हो गया सी, ठीक है। तब भी ये एंगल कितना है? ऑलमोस्ट 99, ये तो मैक्सिमम है। अब हमने क्या किया, ये एक ऑप्टिकल केबल ली और उसको ऐसा मोड़ दिया, ये इधर जा रही और इधर चलेगी ऐसे, यहां पर इसकी डायरेक्शन इधर है। तो यहां से हमने लाइन एंटर कराई ऐसे, यहां यहां से लाइन के ऐसे हुए 90 डिग्री हो गई। अच्छा अब देखिए, ये यहां हर जगह पर जो एंगल बनता है, ये इतना ज्यादा एंगल है कि इसका जो थोड़ा सा कर्वेचर है वो इसके एंगल को अफेक्ट नहीं कर पाता, बहुत कम अफेक्ट कर पाता है। जैसे कि ये एंगल यहां बन रहा था 88, जब हम इसको बेंड करेंगे तो ये बनेगा 87, 1 डिग्री और ऐसा हो गया, तो 88, 87 कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेंड कर दीजिए 85 हो जाएगा, कभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको तो 75 चाहिए, 80 चाहिए, और ये हमने 88 से 87 कर दिया, 84 कर दिया, हमारी टेबल ऐसा हो गई। तो अब इस टेबल को हम ऐसा 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 कैसा भी घुमा के ले जाए, अंदर लाइट भी अपने आप होते चले जाती है। नाउ यू कैन से वी कैन गाइड द लाइट, यू गाइड दी वाटर। पानी का पाइप, पॉलीथीन का पाइप जिसमें पानी चलता है, जिधर जिधर से आप पाइप ले जाएंगे पानी अंदर उधर होता है। इलेक्ट्रिक करंट, एक कॉपर की तार हमने ली, उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया, अब उस तार को ऐसे 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 जहां भी ले जाइए आप इलेक्ट्रिक करंट को मोड़ रहे हैं। लाइट को ऐसा कर सकते थे क्या? टॉर्च जलाओगे लाइट सीधा जाएगी, ऐसा हाथ करोगे टूट जाएगी। लेकिन इसने क्या किया, लाइट को मोड़ा। लाइट को आप जिधर चाहे मोड़कर ले जाइए और लास्ट में यहां निकाल दीजिए। अब इधर से सनरेज होती है, हमने यहाँ ऑप्टिकल फाइबर लगा दिया, ऐसा सनरेज इसमें आए, उसके बाद हम इसको ऐसा मोड़कर ले गए और अपने तहखाने में ले गए, 3 मंजिल नीचे कुएं के अंदर ले जाके हमने उसको ऐसे निकाला, एक चमत्कार लाइट मोड़कर लेके लाइट। तो दिस इज सच ए वंडरफुल कि आप लाइट को गाइड कर सकते हैं कि किस रास्ते से जाना है। समझ आया? सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल केबल। इस तरह से आप लाइट को गाइड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज सच ए वंडरफुल थिंग, और बिकॉज ऑफ इट्स हाई फ्रीक्वेंसी वी कैन कैरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स इमेज। हमारे काम की ये चीज है, ठीक है। सो अब ये सारी चीज के पीछे फिनोमेना कौन सा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको कि हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं। समझ में आया? सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक बहुत पुराना फिनोमेना है, सालों से पढ़ाया जा रहा है और हमको डे टू डे लाइफ में बहुत नजर भी आता है, दैट इज मिराज। तो ये मिराज क्या फिनोमेना होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज को नॉर्मली हम लोग समझते हैं धोखा देने वाला, जो नहीं होता है और वो हमको दिखता है वो चीज। तो इसके कारण ये नॉर्मली हम लोगों को मिलता है उत्तर में, रेगिस्तान में, जगह पे। तो ये आपने पढ़ा है पहले क्लास में, ओके, उसमें आपने अगर पढ़ा होगा, मुझे दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये ब्रीफली फॉर दिस, ये एक ट्री है और यहाँ एक टेबल के ऊपर एक आदमी यहाँ बैठा है।
ये एक ऊंट के ऊपर एक टेबल के ऊपर एक आदमी बैठा है, सामने एक पेड़। यहां पर डे टाइम में सन रेज के कारण सरफेस ज्यादा हॉट होती है और ये वाला एरिया कूल होता है। उसे दोनों ही गर्म है, पर अगर यहाँ का टेम्परेचर 40 है तो इसका 45, इससे ये ज्यादा गर्म होती है। इसके कारण क्या होती है कि ये वाली जो लेयर है, दिस लेयर, ये ज्यादा गर्म होगी, ये कम गर्म होगी। जो एयर ज्यादा गर्म होगी वो फैल के लाइटर हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम होगी, और जिसका टेम्परेचर कम है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो वी विल से दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयर। ठीक है, नीचे रेयर और ऊपर डेंसर। अब यहां से इसने सामने की तरफ देखा, यहां से एक रे आई और ये इसकी आंख में ऐसे गई, एक और रे ऐसे गई, तो इसको लिखा सामने पेड़ है, राइट। एक चीज। दूसरा, यहीं से एक रे ऐसे गई जो इधर जा रही है। जब ये ऐसे ट्रेवल करती है तो ऊपर कैसी लेयर है, डेंसर, नीचे कैसी है, रेयर। तो डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यहां पर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, तो ये क्या होगा, सीधी ना आके इट विल मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये इसका रास्ता है, इट विल मूव अवे, ये पुराने रास्ते से ऐसे लगी, पुराने रास्ते से ऐसे मुड़ते जाते हैं। तो जब ये ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे चली गई, फिर ऐसे चली गई, और लास्ट में एक ऐसा मौका आता है कि ये वाला एंगल, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्जर देन क्रिटिकल एंगल। तब क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्ट, फिर ये यहां से ऐसे मुड़ जाए। अगेन इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो फिर ये यहां से ऐसे ऊपर उठती है, फिर ये यहां से ऐसे ऊपर उठती है, और यहां इस आदमी की आंख में पहुंचे ये, और इसके साथ में ये दूसरी, ये एक रे आई, ये दूसरी रे आई। तो इस आदमी को ये वाला पेड़, ये वाली लोकेशन कहां दिखती है, इसकी इमेज कहां बनती है। इसने इन दोनों को बैक ट्रैक किया, इन दोनों को बैक ट्रैक किया, और हम लोग रिफ्लेक्शन के नियम से बता सकते हैं कि ये चीज इसको यहां दिखेगी, ये चीज इसको यहां दिखेगी। इस तरह से ये पूरा पेड़ इसको यहां पर ऐसे अब यहां भी दिखता है। तो इस आदमी को कितने पेड़ दिख रहे हैं, तो ये और ये। ऐसा हमने कब देखा है, हम कहां देखते हैं ऐसा, तो आंसर है ऐसा तालाब के किनारे पे, क्योंकि तालाब में पानी होता है, उसके किनारे पे पेड़ होता है, पेड़ हमको सीधा दिखता है, और पानी में देखते हैं तो उसी की इमेज हमको दिखती है। तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, और हमने एक चीज याद कर ली कि पानी में ऐसा दिखता है। अगर वहां पानी नहीं होगा, ग्राउंड होगा, तो ग्राउंड में हमको इमेज नहीं दिखती। इमेज सिर्फ किसमें दिखती है, पानी। ये आदमी यहां गया, इसको इमेज दिखी, तो ये क्या समझ गया, वहां पर क्या है, पानी। क्यों, क्योंकि हमारी बचपन से यही ट्रेनिंग है कि इमेज कहां दिखती है, पानी। और तो आपको ग्राउंड में इमेज नहीं दिखती, खेतों में इमेज नहीं दिखती, खेत के किनारे में पेड़ लगे, पानी होगा, इमेज दिखती है। तो व्हाट ही अंडरस्टैंड दैट देयर मस्ट बी वाटर, वेयर, एट दिस प्लेस। यहां पर पानी होगा, इसलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन को हम लोग किससे जोड़ते हैं, मिरर से जोड़ते हैं, वाटर से जोड़ते हैं। ये दो चीजें हमारी लाइफ में रिफ्लेक्शन कराती है। तो आपको मालूम है कि ग्राउंड के सड़क पर, मैदान में मिरर तो नहीं पड़ा होगा,
पानी जरूर पड़ा होगा जिसके कारण रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको गलत फहमी हो जाती है ये पानी। इसी गलत फहमी को ही क्या कहते हैं, तो वो पानी की तलाश में जाता है और वहां पहुंचता है तो देखता है पानी नहीं। ओके, there is a different story, but how this happens? This is phenomena of total internal reflection. So the reason for mirage is total internal reflection. समझ आ गया? So this is another reason. So what we have studied, diamond is one case, optical fiber is one case, and mirage is another case. इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। क्या हम लैब में इसको यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, दोनों चीजें देखिए। क्यों यूज करते हैं या पहले कैसे यूज करते हैं। हमने एक ये लिया, दिस इज राइट एंगल प्रिज्म, यहां से रेज को भेजा ए बी, ये एंगल 90 है और ये 45 है। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल भी 45 है। अगर ये एंगल 45 है, इट इज लार्जर देन 41। अगर इससे बड़ा हो गया तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और 45 इंसिडेंट है, 45 भी इसमें रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिर यहां आया, सेम थिंग किया, 45 फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये यहां 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और ये इधर आ गया, फिर ये ऐसा गया, ये यहां से ऐसा आया और ये यहां। दिस इज बी, दिस इज ए। यहां ऊपर कौन था, ए, यहां ऊपर कौन है, बी। ये इमेज हम इधर से देखते हैं, हमको कैसा दिखता है, उल्टा, लेकिन पूरा फुल चमकदार दिखता है। क्यों? इट इज टोटल, यस। तो हमारे पास एक मिरर है और हमारे पास एक प्रिज्म, दोनों में हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखते हैं, किसमें ज्यादा चमकदार दिखेगा, प्रिज्म में ज्यादा चमकदार दिखेगा क्योंकि इसमें लॉसेस नहीं होंगे। तो रिफ्लेक्शन करके जहां पर हमको फिनोमिना की जरूरत होती है लैब में रिफ्लेक्शन कराना है, व्हाट वी विल प्रेफर टू यूज, मिरर और प्रिज्म। We would like to use prism for reflection. याद रखिए, नोट भी कर लीजिए, रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म इज बेटर देन रिफ्लेक्शन बाय मिरर बिकॉज इट कैरीज फुल एनर्जी। ओके, राइट एंगल प्रिज्म का सेक्शन है, यहां से फिर से 2 रेज आती है। अब यहां पर ये रेज ऐसे आ रही है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, नॉर्मल के डायरेक्शन में आ रही है, तो न ये ऊपर बेंड होगी न नीचे बेंड होगी, कैसी जाएगी, स्ट्रेट। ये वाली भी स्ट्रेट। स्ट्रेट जाने का रीजन समझ आ गया, इस इंटरफेस में नो रिफ्लेक्शन, स्ट्रेट चलेगी ए बी। यहां पर जाकर ये एंगल कितना बना है, 45, तो ये मोर देन 41 है, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर फिर एंगल 0 0 है, इट इज नॉर्मल टू द सरफेस, इसलिए बाहर ए, दिस इज टर्निंग, turning by 90 degree. This is turning 180 डिग्री से टर्न किया, ये 90 डिग्री से टर्न किया। एक और बड़ी मजेदार चीज है, देखिए
यहां रिफ्रैक्शन हुआ क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं है, तो यहां रिफ्रैक्शन हुआ है बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन यहां पर एंगल कैसा हो गया, लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ये टोटल इंटरनल, यहां पर फिर से प्लेन रिफ्रैक्शन हुआ, यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। इस तरह से ए नीचे आ गया, बी ऊपर चला गया, व्हाट वी हैव डन इन्वर्टेड द इमेज। तो जब भी हमको किसी इमेज को सीधा करना है, उल्टी है सीधा करना है, सीधा है उल्टा करना है, सीधे से उल्टे बहुत कम लोग करते हैं, उल्टे से सीधे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, एक प्रिज्म को यूज करेंगे, इट विल इन्वर्ट द इमेज। ठीक है, इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये तीनों काम हो सकते हैं, टर्निंग बाय 90, टर्निंग बाय 180 एंड नो टर्निंग। नो टर्निंग, उसके बाद भी क्या करना है, इन्वर्ट द इमेज। तीनों में हमने किसको यूज किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी तरह से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशंस हैं। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन व्हिच वी विल स्टडी आफ्टर दैट कलर डिस्पर्शन एंड दैट इज रेनबो। जब रेनबो पढ़ेंगे फिर इसका रेफरेंस उसमें थोड़ा सा आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये ऑप्टिकल फाइबर से जब लाइट निकलती है तो उसके किनारे पर, यहां से लाइट निकलती है तो नॉर्मली क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का जो एंड होता है, ये वाला एंड, यहां पर जिंक सल्फाइड लगाते हैं। या जिंक सल्फाइड एक चमकने वाली चीज है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं व्हाइट कोटिंग लगी हुई है, तो लाइट अपने आप में नहीं चमकती है, किसी चीज पर पड़ती है तो वो चीज चमकती है। वो चीज हम यहां क्या लगाते हैं, जिंक सल्फाइड, ये चमकती है, तो उनको पता लगता है कि अंदर से लाइट आ रही है। इसके डेकोरेशन पीस बनते हैं, आपने देखे होंगे मार्केट में बहुत मिलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऐसे फ्लावर जैसे, और ये किनारे पे उसके चमकते रहते हैं। Anyway, so you can think of many uses of optical fiber. So these are some examples of total internal reflection. ठीक है, next class we will study for prism.